हाँ जी, क्या हाल है। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्वीडिश सिटीजनशिप के बारे में। ये कैसे अप्लाई करा जाता है, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, और सबसे मेन सवाल कि मैंने सिटीजनशिप अप्लाई करा है कि नहीं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अगर आप मेरे पीआर वीडियोस नहीं देखे हैं कि स्वीडन में परमानेंट रेसिडेंस कैसे अप्लाई करा जाता है, तो आप यहाँ ऊपर जाके देख सकते हो। और हाँ, हमारे पास पीआर है। हमारी जो बेटी है उसके पास पीआर नहीं है, क्योंकि बच्चों के लिए पीआर अप्लाई करने के लिए बच्चों को 3 साल मिनिमम होना चाहिए। लाइक 3 साल तक वो स्वीडन में अगर रहें तो पीआर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए अनायरा का पीआर नहीं है। क्या सिटीजनशिप के लिए आपके पास पीआर होना जरूरी है? तो मैं बोलूँगा नहीं। परमानेंट रेसिडेंस कार्ड के लिए या फिर सिटीजनशिप के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है। तो परमानेंट रेसिडेंस के लिए क्या होता है कि थोड़ा सा आसान होता है, और सिटीजनशिप में थोड़ा सा दिक्कत होता है। क्यों, मैं बताता हूँ। हम लोग जैसे यहाँ पे आते हैं, जो यहाँ पे जॉब करते हैं, तो उनको जो वीज़ा मिलता है वो पहले 2 साल का रहता है, उसके बाद 2 साल एक्सटेंड किया जाता है। अभी क्या हो रहा है कि वो 2 साल का नहीं दे रहे। अभी अगर आप जॉब कहीं पे आपकी लगती है यहाँ पे, और आपको प्रोबेशन मिलता है कि 6 महीने हम आपको देखेंगे और उसके बाद फिर परमानेंट रोल देंगे, तो वो वीज़ा भी 6 महीने के लिए ही दे रहे हैं आजकल। तो वो अलग बात है। बट हाँ, पहले 2 साल का रहता था, उसके बाद 2 साल एक्सटेंशन, 4 साल हो गए, और 4 साल के बाद आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अगर आप 44 मंथ्स आपने टैक्स पे किया है तो आप पीआर के लिए एलिजिबल हो जाते हो। और हाँ, स्टूडेंट होके आप जो वीज़ा लेके आते हो स्टूडेंट वीज़ा पे, वो पीआर के लिए हेल्पफुल नहीं होता। आपको वर्क परमिट या फिर जो रेसिडेंस परमिट होता है वो आपके पास होना चाहिए 4 साल। ठीक है। होता क्या है कि यहाँ पे जैसे कंपनीज आपको भेजती है या फिर आप अप्लाई करते हो, यहाँ पे जॉब आपको मिल जाती है, तो कंपनीज वगैरह वर्क परमिट अप्लाई कर देते हैं, तो आपको करना नहीं पड़ता। तो उनके यहाँ पे एजेंट्स रहते हैं, कोई कंपनीज रहती है जो वीज़ा वगैरह का देखते हैं, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाता है प्रोसेस। और आजकल तो एक कुछ फास्ट ट्रैक कर रहे हैं कि अगर आप स्किल्ड माइग्रेंट हो और आप वर्क परमिट अप्लाई कर रहे हो तो 30 डेज़ के अंदर आपका वर्क परमिट आ जा रहा है। और डिपेंडेंट वीज़ा अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो वो दैट इज़ ऑल्सो कंसिडर्ड एज अ वर्क परमिट, बट उसका डिसीजन आने में तो यार साल लग जा रहा है आजकल। मेरे कुछ दोस्त हैं जो अपनी वाइफ को यहाँ पे बुलाना चाहते हैं, बट उनको अब तक वीज़ा नहीं मिला। तो खैर, तो क्या होता है, कंपनीज अप्लाई करती है तो वो बहुत फास्ट होता है, और आप भी अप्लाई करते हो तो फास्ट होता है वर्क परमिट। 2 साल 4 साल आपने वर्क परमिट ले लिया, उसके बाद आप पीआर भी अप्लाई करते हो, वो भी बहुत फास्ट डिसीजन आता है। बट अगर आपको सिटीजनशिप अप्लाई करनी है तो आपको स्वीडन में 5 साल रहना पड़ेगा नॉन स्टॉप। लाइक नॉन स्टॉप मेरा मतलब ये कि आप ऐसा नहीं कि इंडिया नहीं जा पाओगे। अगर आप 1 साल में 6 हफ्ते के लिए यूरोप से बाहर जाते हो, बट आप वेबसाइट में चेक करोगे वो बताएगा कि स्वीडन से बाहर, आई थिंक ये यूरोप से बाहर होना चाहिए मेरे हिसाब से। अगर 6 हफ्ते आप बाहर हो यूरोप से, तो आपको वो डिक्लेयर करना पड़ता है। मैं अभी 2 महीना इंडिया था, तो हमें वो सिटीजनशिप अप्लाई करने के टाइम लिखना पड़ेगा कि भाई मैं जनवरी से लेके मार्च तक इंडिया था। अगर आप सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हो तो आपको ये चीज़ भी ध्यान में रखनी होगी आप कितने टाइम बाहर रहे हो, और वो 1 साल में 6 हफ्ते। ठीक है। तो मान लो आप पिछले 5 साल में 2 बार कहीं गए हो बाहर, और आप 6 हफ्ते से ज़्यादा 2 साल रहे हो, तो आप जब सिटीजनशिप अप्लाई करोगे तो आपको 12 हफ्ते बाद, मतलब आपका 5 साल मान लो हो रहा है जनवरी 1 को, लेकिन आप जनवरी 1 को अप्लाई नहीं करोगे, रिजेक्शन का चांसेस है। 1500 क्रोना आपको पे करना रहता है, तो वो वेस्ट जाएगा। इसलिए जनवरी 1 से लेकर 12 हफ्तों के बाद आप अप्लाई करो। और मैं तो बोलूँगा कि सेफ साइड के लिए और 2-3 हफ्ते या फिर 1-2 महीना एक्सटेंड करके आप अप्लाई करो। तो सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए आपको मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ झमेला नहीं है, तो आपको बस अप्लाई करना रहता है। माइग्रेशन वर्केट जो है उनकी वेबसाइट में जाके, मैं लिंक नीचे दिया हूँ, वहाँ जाके आप अपना डिटेल्स देते हो। अगर आप अपनी वाइफ का भी या फिर अपने डिपेंडेंट का एक साथ अप्लाई करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, बच्चों का भी वैसे सेम। और फिर वहाँ पे आपको अपनी सैलरी वगैरह देनी रहती है, जबकि उसको कुछ मांगते नहीं है, वो प्रूफ आपको लिखना रहता है कि इस साल आपकी सैलरी कितनी थी, और फिर पिछले 5 सालों में आपने कहाँ कहाँ जॉब किया, ये सब आपको देना रहता है। और आप कितने दिन बाहर रहे हो वो चीज़ आपको बस फिल करनी रहती है, और उसके बाद सबमिट करते हो। एप्लीकेशन सबमिट हो जाता है, वहाँ पे आता है कि सबमिटेड, और फिर केस ऑफिसर असाइन होता है। और वो चीज़ बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि मैंने अभी जितना भी खुद एक्सपीरियंस किया है, जो सिंगल लोग हैं
जो फैमिली वाले बंदे नहीं हैं और अपना सिटीजनशिप अप्लाई कर रहे हैं, उनको तुरंत ऐसे आ जाता है कि पासपोर्ट आप सबमिट करो, क्योंकि आपको पासपोर्ट सबमिट करना रहता है, आपका पीआर उनको सबमिट करना रहता है, वो वेरीफाई करते हैं, फिर आपको पासपोर्ट वापस दे देते हैं। तो मैंने देखा है 2-3 लोगों का, मेरे जो दोस्त है उनको 3-4 दिन में, जब एप्लीकेशन उन्होंने सबमिट किया 3-4 दिन में ही उनको आ गया कि आप पासपोर्ट सबमिट करो। जबकि मेरे और कुछ दोस्त है जो फैमिली वाले हैं, लेकिन वो अप्लाई बस अपने लिए किए, उनका अब तक कुछ नहीं आया। तो यहाँ पे होता क्या है कि आप वेट करते हो, आप अप्लाई कर दिए, सबमिट कर दिए आपका फॉर्म, 1500 करोना दे दिए, 6 महीने तक आप देख रहे हो वहाँ पे कुछ भी प्रोसेस नहीं होता है। लाइक वहाँ पे कंट्रोल नंबर रहता है, तो आप ट्रैक कर सकते हो कि प्रोसेस अब तक कहाँ पहुँचा। तो 6 महीने तक अगर कुछ नहीं हुआ है तो आप क्या कर सकते हो, आप कंक्लूड करते हो। मैं चाहता हूँ कि मेरा केस कंक्लूड किया जाए, तो मैं वहाँ पे वो करूँगा। कंक्लूड अगर आपका केस हो जाता है तो कोई केस ऑफिसर असाइन होता है, फिर काम चालू होता है। और वर्स्ट केस में वो कंक्लूड आप जब करते हो उसको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है फॉर सम रीज़न, और उस रिजेक्शन को आप अपील कर सकते हो। तो बहुत सारे ऐसे केसेस है यहाँ पे जो ऐसे 6 महीने के बाद कंक्लूड कराए और फिर रिजेक्शन हुआ, कंक्लूड केस को भी उन्होंने रिजेक्ट किया और फिर बाद में उन्होंने अपील किया, अपील के बाद वो केस ऑफिसर असाइन होकर फिर उनको पासपोर्ट मिल गया। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कि जो यहाँ पे प्रॉपर जॉब कर रहे हैं और टैक्स वगैरह पे कर रहे हैं और सब कुछ सही है उनका, मतलब एप्लीकेशन भी सही टाइम से उन्होंने दिया है और सैलरी वगैरह अच्छे से डिक्लेयर किया है, तो रिजेक्शन होने का चांसेस नहीं है। बट हाँ, आपको बस वेट करना पड़ेगा, वो चीज़ है। सवाल आता है कि पीआर और सिटीजनशिप में डिफरेंस क्या है। सिटीजनशिप में आप यहाँ के पासपोर्ट के लिए अप्लाई करते हो, आपको रेड पासपोर्ट मिलता है और इंडिया का पासपोर्ट आपको सबमिट करना रहता है। आपको ओसीआई कार्ड अप्लाई करना रहता है, मतलब इंडिया डुअल सिटीजनशिप अलाउ नहीं करती है, तो इसकी वजह से आपको ओसीआई कार्ड आपको लेना रहता है। वो एक डिफरेंट प्रोसेस है, कभी अगर मौका मिले तो मैं उसके रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा। बट हाँ, और पीआर में आपको इंडिया का पासपोर्ट रहता है और आपको यहाँ का पीआर रहता है, आप यहाँ पे जॉब वगैरह कर सकते हो और मैक्स टू मैक्स आप 1 साल के लिए बाहर रह सकते हो स्वीडन से। बट फिर अगर आप 1 साल से ज़्यादा बाहर रहते हो तो आपको माइग्रेशन वर्किट में वो इन्फॉर्म करना रहता है। जबकि आपके पास सिटीजनशिप हो तो आप इंडिया में ओसीआई कार्ड के साथ इंडिया में ही रह सकते हो और जब मन करे स्वीडन आओ, घूम फिर के जाओ, इंडिया में जॉब वगैरह भी कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। और क्या फ़ायदा है सिटीजनशिप में, आप यूरोप में कहीं पे भी जाके काम कर सकते हैं। स्वीडिश पासपोर्ट जो है वो काफ़ी पावरफुल है, तो आप यूएस वगैरह जाते हो तो आपको बहुत इजीली वीज़ा वगैरह मिल जाता है, तो वो भी घूमने के लिए। बाकी H1B का मुझे कुछ पता नहीं। और बाकी हाँ, इतनी सारी कंट्रीज़ है, आप जा सकते हो। अगर आप अफोर्ड कर पाते हो कि यहाँ से मैं जाके कहीं और जॉब करूँ, एक्सप्लोर करूँ, तो जा सकते हो। बहुत ही बढ़िया चीज़ है वो। बाकी वोट वगैरह तो आप दे सकते हो, बट हाँ एक लिमिट रहता है। आप जैसे कम्यून का वोट है वो अभी भी हम लोग दे सकते हैं, और जो प्रॉपर इलेक्शन जो होता है यहाँ पे उसके लिए आपको वो जो वोट देना रहता है उसके लिए आपको सिटीजनशिप चाहिए होती है। बाकी सिटीजनशिप के लिए वीडियो अभी क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या हो गया कि स्वीडन में एक लॉ पास होगा, पता नहीं कब होगा, कि स्वीडिश सिटीजनशिप अप्लाई करने के लिए आपको लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा और एक कल्चरल टेस्ट देना पड़ेगा यहाँ के कल्चर के बारे में। तो कुछ तो है, मतलब इतना क्लैरिटी नहीं है क्या है, बट हाँ ये चीज़ें वो ला रहे हैं। और परमानेंट रेसिडेंस के लिए ये चीज़ 2027 से लागू होगी, ऐसे सुनने में आया। अभी मैं ओस्लो गया था एक ऑफिस के काम से, तो वहाँ पे लोगों से मिला था। वहाँ पे पीआर और सिटीजनशिप के लिए आपको लैंग्वेज चाहिए, ठीक है, जबकि यहाँ पे थोड़ा सा वो रिलैक्स है। तो ये लोग ला रहे हैं। मेरा अभी 5 साल हो गया जून 30 को, और मैं इंडिया 6 हफ्ते बाहर रहा था, तो वो सब डिडक्ट करके अभी आई एम एलिजिबल फॉर अप्लाइंग सिटीजनशिप। तो क्या मैंने अप्लाई करा है? यस, मैंने अप्लाई कर दिया है, और मैंने बस अपना ही अप्लाई किया है। नेहल हैज़ नॉट लिव्ड 5 years हियर, तो और अभी हम लोग नहीं चाहते थे कि उनका करे। और अनायरा ऑल्सो अभी उसको 1.5 साल ही हुआ है, तो पीआर चाहिए अप्लाई करने के लिए, जितना मुझे पता है। लेकिन मैंने
अभी एक वीडियो देखा जहाँ पे एक फैमिली में चारों लोग थे और वो सब अप्लाई किए थे। उनकी जो बेटी थी या बेटा था वो कुछ 1 साल 8 महीने का था, उन्होंने सबका अप्लाई करा था और चारों को मिल गया। बट हाँ, ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। उन लोगों का भी वो कंक्लूजन के लिए अप्लाई कर रहे थे, कंक्लूड करने के लिए केस, फिर अपील कर रहे थे। 1 साल के बाद कुछ मिला। मैं चाहता तो शायद अनायरा के लिए भी अप्लाई कर पाता, बट विल सी। अनायरा तो यहाँ पे अगर रहती है तो लैंग्वेज वगैरह सीख जाएगी तो उसको तो दिक्कत नहीं होगा। और नेहल डजंट वांट टू अप्लाई फॉर सिटीजनशिप हियर, तो इसीलिए हमने फिर डिसाइड किया कि मैं कर लेता हूँ। जब आपका बच्चा यूएस में या फिर कनाडा में होता है तो उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप वहाँ की मिल जाती है, बट यहाँ पे वैसा नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है कि उनके लिए आपको फिर रेसिडेंस परमिट अप्लाई करना रहता है, वो भी एक वर्क परमिट है। तो 2 साल का है वो, जो कि अनायरा के पास अभी है, तो बाय डिफॉल्ट तो नहीं मिलता है। बट अगर आपके पास सिटीजनशिप है और तब आप मतलब कोई भी एक पेरेंट के पास है और फिर आपका बच्चा होता है, बेबी होता है, तो बाय डिफॉल्ट उसको आप सिटीजनशिप मिल जाती है। ठीक है, वो एक अच्छी चीज़ है भाई। बहुत सारे लोग मैं देखा हूँ कि मतलब मैंने अभी देखा है कि लोग जाते हैं कनाडा और यूएस वगैरह की बच्चा पैदा करने के लिए ताकि सिटीजनशिप वहाँ की मिले। मतलब बेनिफिट है। अभी लोग बोलेंगे कि यार कितना बड़ा गद्दार है, मतलब देश से बाहर जा रहा है जस्ट बिकॉज टू गेट द सिटीजनशिप। बट यार बाद में जब वो लोग पढ़ने जाएंगे या फिर कहीं, सब जाते हैं यार हायर स्टडीज़ करने के लिए और सबको अपना अपना बेनिफिट देखना रहता है। ठीक है, जस्ट बिकॉज यू आर सबमिटिंग योर पासपोर्ट, आप अपने बच्चों के लिए अगर जा रहे हो बाहर, तो आई डोंट थिंक कि वो पेट्रियाटिज्म के खिलाफ है, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स जस्ट अ पासपोर्ट, बेनिफिट बेसिकली है। अगर मेरे को बेनिफिट मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूं, मेरा तो ये सोचना है। बाकी मैं ज़्यादा डिटेल में इसके बारे में बात करना नहीं चाहता हूँ। तो अगर आप बेबी वगैरह प्लान कर रहे हो एंड यू आर रियली क्यूरियस अबाउट गेटिंग द सिटीजनशिप, तो बेटर है आप अपना जब आ जाए तब बेबी प्लान कर सकते हो। जस्ट किडिंग। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत जानकारी मिली होगी। बाय द वे, मैंने बस अप्लाई कर रखा है, अभी हो गया यार। मेरे को नहीं लगता कि 6 महीने के अंदर मेरा आने वाला है। मुझे वही कंक्लूड करना पड़ेगा और बाद में मुझे लैंग्वेज भी सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो अगर आ जाए तो पता नहीं यार। बट हाँ, मेरा कुछ होता है तो मैं आप लोगों को डेफिनेटली शेयर करूँगा और फिर बाद में OCI वगैरह कैसे करते हैं वो भी मैं शेयर करूँगा। या दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्दी। और या अपना ख्याल रखें, बाय।